नमस्कार दोस्तों, हमारे एस आर टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का 20 MCQ सेट नंबर 8। तो दोस्तों अगर आप सेट नंबर 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल एस आर टेक्निकल क्लासेस में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं BSPHCL टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 20 MCQ सेट नंबर 8 किसके लिए है? BSPHCL के लिए है, जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डे 8 यानी आज का क्लास 8वां है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, चार ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि चार ध्रुवीय एसी मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पोल की संख्या बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकालना है किसका? इलेक्ट्रिकल डिग्री का। और हम लोग जानते हैं कि एसी मशीन में मैकेनिकल डिग्री का मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर वाट हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? P का मान कितना है? 4 है। और इंटू में यहाँ पर मैकेनिकल डिग्री का मान कितना है? 360। एक कट गया 2 मरतबे, ये कितना हो गया? 720 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना आ गया? 720 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसका जो तांबा का तार है जो हम लोग कहाँ लपेटते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए देख सकते हैं, रोटर के बंद स्लॉट पर, रोटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, या रोटर के खुले स्लॉट पर, या यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोटर के रोटर के खुले स्लॉट पर इसका तार लपेटा जाता है। और इसी में क्या होता है? इसी में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ किसमें? आर्मेचर आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रोटर के खुले स्लॉट पर लपेटा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं? दोस्तों यहाँ प्रकार है कि डीसी मशीन होता है उसका फील्ड कॉइल किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का बना रहता है। किसका बना रहता है? तांबा का बना रहता है। फील्ड कॉइल का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं? फील्ड कॉइल का प्रयोग हम लोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तांबा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर के बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर बैक ईएमएफ किस किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले देखते हैं कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। बैक ईएमएफ इसका फॉर्मूला होता है ZNP5 ZNP5/60A। तो अब देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जेड जेड बराबर क्या है? जेड बराबर आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। और यहाँ पर पी बराबर पोल हो गया, पोल। और यहाँ एन हो गया जो गति हो गया। एन क्या हो गया? गति हो गया।
फाई हो गया जो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स हो गया, और ए हो गया जो समांतर पथों की संख्या, समानांतर पथों की संख्या। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर, यानी कि पोल की संख्या पर निर्भर करता है, तो करता है। अब यहाँ पर फ्लक्स प्रति पोल, इस पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या, इस पर भी निर्भर करता है। आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका ए भी करता है, बी भी, सी भी, डी भी, और तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी पर निर्भर करता है। तब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला देख लीजिए। पहला होता है दो बिंदु स्टार्टर, दो बिंदु स्टार्टर। दूसरा होता है 3 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर। और तीसरा होता है 4 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर। अब देखते हैं 2 बिंदु स्टार्टर किस में होता है, तो डीसी सीरीज मोटर में होता है, डीसी सीरीज मोटर में। यानी कि 2 बिंदु स्टार्टर किस में प्रयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में। और यहाँ पर 3 बिंदु स्टार्टर प्रयोग किया जाता है शंट और कंपाउंड दोनों में किया जाता है, शंट प्लस कंपाउंड। और यहाँ पर 4 बिंदु स्टार्टर भी शंट और कंपाउंड में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 प्रकार के होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है, तो कंडक्टर की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है, तो कंडक्टरों की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों नंबर ऑफ कंडक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पर स्लॉट कंडक्टर, नंबर ऑफ पर स्लॉट कंडक्टर, कंडक्टर गुना नंबर ऑफ स्लॉट्स, गुना नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे आर्मेचर में 12 स्लॉट्स है, स्लॉट्स की संख्या 12, और कंडक्टरों की कुल संख्या, यहाँ पर कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, तो 12 × 39 कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 468 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट्सों की संख्या 24 है, तो ध्रुव पिच क्या होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि पोल बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और स्लॉट्स कितना है, स्लॉट्स बराबर 24। तो पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पर पोल पिच पूछ रहा है, तो पोल पिच बराबर सूत्र क्या होता है, पोल पिच बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स बटा नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। तो इसका कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट्स की संख्या 24 है, और यहाँ पर पोल की संख्या 4 है। तो ये कटकर कितना हो गया, 6 हो गया।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सी 6 स्लॉट्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इंडक्शन मोटर डॉट डॉट के समान सिद्धांत पर काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडक्शन इंडक्शन मोटर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि और इसमें से कौन है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग डॉट डॉट से बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस चीज का बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों प्रयोग किया जाता है? इसको हम लोग प्रयोग करते हैं भावर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि प्रभाव को कम करने के लिए। भावर भावर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस हानि प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। कम करने के कम करने के लिए करते हैं किसका प्रयोग? सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफार्मर बनाने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0%। 0% होने का कारण है क्योंकि 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 ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर है जो अचल होता है। अचल मशीन अचल मशीन है। अचल मशीन होने के कारण इसमें गति करने वाला भाग नहीं होता है। गति करने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का घर्षण हानि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 0%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डॉट डॉट होता है। यानी पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2% से 5%, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, 2% से 5%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्रेसर में हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं मोटर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी सी आंसर, कंप्रेसर में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका दक्षता क्या होता है? दक्षता दक्षता अधिक होता है। दक्षता अधिक होता है और इसमें स्टार्टिंग करंट कम तथा पावर फैक्टर भी कम होता है। यानी कि करंट कम स्टार्टिंग करंट कम होता है और पावर फैक्टर भी कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है? यानी कि हम लोग जो शेडेड पोल का उपयोग करते हैं उसमें नुकसान क्या है? तो सबसे इसमें तो कई प्रकार के नुकसान है। इसमें शेडेड पोल में देख सकते हैं, इसमें कम दक्षता होता है, सही बात है। और इसमें कम शुरुआत टॉर्क भी होता है,
बहुत कम अधिभार क्षमता भी इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि ए और ए हो जाएगा, सब हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है। तो गति नियंत्रण के लिए चैन पर आधी गति डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले पोल बराबर कितना दिया हुआ है? पोल बराबर 10 हो गया। पोल बराबर 10 दिया हुआ है और इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 हर्ज। कितना है? 60 हर्ज। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, गति का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि एन बराबर 120 एफ अब बटा में पी होता है, यानी कि 120 इंटू 60 हो जाएगा अब बटा 10 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 720 आरपीएम हो जाएगा। 720 आरपीएम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आधी गति करने के लिए, तो आधी करने गति करने के लिए क्या हो जाएगा? 720 बटा 2, यानी कि 360 आरपीएम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 आरपीएम ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन होनी चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 फेज जो वाइंडिंग होता है उसमें फेज के बीच बीच वक्र फेज विस्थापन होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं वक्र वक्र फेज विस्थापन, वक्र फेज विस्थापन, वक्र फेज विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? 360 विद्युत अंश होता है, 360 डिग्री विद्युत अंश, अंश अब बटा, बटा में क्या होता है? फेजों की संख्या, फेजों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अब बटा 3 फेज करा था, 3 हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 120 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण अंतर यानी कि कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 715 आरपीएम अंकित गति के किसी 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ज के इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कितने ध्रुव होंगे? दोस्तों यहाँ पर पोल की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एन बराबर कितना दिया हुआ है? एन बराबर है 715 आरपीएम, आरपीएम। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर कितना है? 50 हर्ज, 50 हर्ज। तो यहाँ पर पोल की संख्या पूछ रहा है, पोल बराबर कितना होगा? तो पोल बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा एन। तो 120 इंटू 50 हो जाएगा अब बटा में एन का मान कितना है? 715 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 8.39। तो इसका समरूप में कितना लेंगे? 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पोल की संख्या 8 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर डॉट डॉट दर्शाता है। यहाँ पर मल्टीमीटर है जो क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट को दर्शाता है, यानी कि आरएमएस वोल्टता को दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ऊर्जा कहेगा, ऊर्जा ऊर्जा किस चीज का दर्शाता है? तो किलोवाट आवर का दर्शाता है। और यहाँ पर शक्ति कहेगा, शक्ति, तो शक्ति यहाँ पर वाट का दर्शाता है। और यहाँ पर धारा कहेगा, धारा धारा कहेगा तो यहाँ पर एम्पियर दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरएमएस वोल्टता को दर्शाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वाट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? वाट मीटर का प्रयोग हम लोग शक्ति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ऊर्जा के लिए क्या हो जाता है? किलोवाट आवर हो जाता है। वोल्टता के लिए क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। और यहाँ पर धारा के लिए क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि हीटिंग एलिमेंट्स में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। क्यों इसका करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च, गलनांक उच्च होता है। और ये दो चीज से मिलकर बना होता है। किस चीज का? क्रोमियम, क्रोमियम 20% और यहाँ पर निकेल, निकेल कितना हो गया? 80%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।